आप सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिएगा। सूची फर्स्ट में अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं और फिर सेकंड में आपकी सूची में स्थान दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। जैसे चावल अनुसंधान केंद्र है, ये आपके बांसवाड़ा में है, तो ये 5 में से मिल जाएगा। ठीक, तो 5 में से एकमात्र ऑप्शन है 2, जो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिर मिलान कर लेंगे। जैसे ईस्ट बगोल अनुसंधान केंद्र है, ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। और इसके अलावा ज्वार अनुसंधान केंद्र है, ये आपके उदयपुर में हो जाएगा। चारा बीज उत्पादन फार्म है, ये संबंधित हो जाएगा जैसलमेर। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा है इनमें से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। अगर आप इनमें से देखें, जैसे ऑप्शनों के आधार पर चले, ये पाली है, ठीक है, और लद्दाख भी है, कुछ भी है, लेकिन आपका वार्ड में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 4 नंबर है कि पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसका संगठक है। अगर आप 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से CSIR का ये संगठक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 5 के राज्य में निम्न में से किस स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें देखिएगा, जैसे नौर में है, ठीक है, कूडम देसर में है, और आपके बोजुंदा में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो है 11 नंबर के राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है। यानी अगर देखें तो फतेह सागर और पिछोला और सागर, ये सभी झीलें सम्मिलित है, लेकिन जैसलमेर नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो वो नाली हो जाएगा। मिश्रित लाल और काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, इसमें चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इसके कण मोटे होते हैं, ये गलत है। बाकी ये डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में पाई जाती है, और इस पर कपास, गन्ना और मक्का ऐसी फसलें की जाती है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 गलत था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो वो हो जाएगा गुइया। ऑप्शन नंबर 1 सही। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी आबोहवा तंत्र विस्तृत है, तो वो आंतरिक आबोहवा तंत्र विस्तृत है। इसमें आपको मिलान करना था सूची फर्स्ट सेकंड। कोलायत बीकानेर से, कायलाना आपकी जोधपुर से, ठीक है। इसके अलावा और काबुद है, ये जैसलमेर से संबंधित हो जाएगी। स्वरूप सागर है, ये आपकी उदयपुर से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 17 नंबर है, राजस्थान में अपवा क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या होगा। यानी अपवा क्षेत्र की दृष्टि से, तो ये देखिएगा, अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो सबसे ज्यादा होगा आपका आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। माही, चंबल, लूड़ी और बनास, सही है ना। यानी राजस्थान में अपवा क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या होगा, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। जैसे जाखम बांध है, ये प्रतापगढ़ में, जवाई बांध है, ये जालौर में, जवाई जालौर में नहीं है, ठीक है। बाकी राणा प्रताप सागर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में, और 5 करौली में। तो ऑप्शन नंबर इसमें से 2 गलत था। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। जैसे नदियां दे रखी है, जैसे बनास नदी की बात की जाती है, तो ये आपकी हमें तो कुछ सम्मिलित नहीं है ये बताना है, लेकिन ये है कि जो बनास नदी है, ये बिजराल की पहाड़ी है ना, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी कोटारी, तिवेर की पहाड़ी, बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ी, माही, अमरोह पहाड़ी, ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत था। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी जैसलमेर में परिवार ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है, उसका नाम कहते हैं, उसे कहते हैं खड़ी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान बताइएगा कौन सा सही होगा। वर्टिसॉल से ये कोटा बूंदी और 12 से संबंधित है, यही सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा प्रकार की मृदा है, मृदा समस्या राजस्थान को देखने को नहीं मिलती है। तो देखो, क्षारीयता मिलती है और लवणीयता भी मिलती है, सेम की समस्या भी मिलती है, लेकिन आपकी अम्लीयता की समस्या इतनी नहीं है। इन तीनों की तो है। नेक्स्ट देखिएगा, रखिया, प्यावली, जब्बा, नेजा आदि जी लोक देवता से संबंधित, किस लोक देवता से, ये सभी है रामदेव जी से। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता, उनसे संबंधित स्थल है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिएगा, जैसे हड़बू जी है, ये बुंडल से संबंधित है। बिग्गा जी है, या रेगड़ी गांव से है। मियाँ जी मांगल या बापड़ी से, लेकर भी खल्ला राठौड़ है, ये चल का ना इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाबू जी के बारे में गलत कथन बताइएगा।
अगर पाऊजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलूमंड पलोदी में मेला लगता है, ये वाला गलत है। बाकी रायका रेवाड़ी जाति के पाऊजी की अपना आराध्य देव मानती है। पाऊजी की प्रवचन करने वाले रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। चांदा, डेमा, हरमल आदि पाऊजी के सहयोगी रहे थे। तो ये तीनों सही थे, ऑप्शन नंबर 1 गलत था। इसमें से एक तरफ लोक देवता और उनके जन्म स्थल दे रखे, आपको मिलान करना है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे पीर पत्ता जी है, इनका सातु से संबंधित हो जाएगा। देव बाबा का संबंध है वो आपकी नगला जहाज से संबंधित हो जाएगा। और जुझार जी है, इनका संबंध हो जाएगा आपके इन लोहा से। और बाकी देव नारायण जी है वो आसिंद से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोक देवता तल्ली नाथ जी के गुरु कौन थे? तो इनके जो गुरु थे वो थे जालंधर राव। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी? तो वो संबंधित थे गोपाल सिंह करवा। इनमें से ये निम्नलिखित राजस्थान की विभूति वो उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में से सही मिलान नहीं है, वो बताइए। जैसे गवरी देवी है वो संगीत कला से संबंधित थी, तो ये बात सही है। पंडित हरिनारायण शर्मा ये वास्तुकला से संबंधित नहीं थे, तो यही गलत है। बाकी कोमल कोठारी लोग संस्कृति से संबंधित थे। और बाकी रतन शास्त्री बालिका शिक्षा से संबंधित, गलत हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असत्य कथन बताना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे अल्लाह जिलाबाई को पीसीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 प्रदान किया गया था। दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की शाखा की स्थापना की थी। 3 नंबर कथन ये था, दुर्गादास राठौर ने अकबर के विरुद्ध राठौर सिसोदिया गठबंधन का गठन किया। 4 नंबर, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। हमें केवल गलत बताना था, तो इसमें से ये है ना दुर्गादास वाला, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही है। कि निम्न में से किस प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना है राजस्थान से बाहर हुई थी? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, सिरोही की भी बाहर हुई थी, और आपके भरतपुर की भी बाहर हुई थी, बीकानेर की बाहर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो प्रजामंडल उनके अध्यक्ष दे रखे, प्रथम अध्यक्ष, तो जो संबंधित नहीं है हमें वो चूज करना है। जैसे भरतपुर के थे गोपीलाल यादव, मेवाड़ के थे कुंवर सिंह मेहता, बूंदी के थे कांतिलाल चौथाड़ी, और लेकिन जो धौलपुर के थे वो वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में राजस्थान के प्रतिनिधि तौर पर भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? वो नहीं लिया था जय नारायण व्यास ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। जैसे हम बात करें, इसकी स्थापना चांदनी चौक दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। इसका तीसरा अधिवेशन जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। और इसके नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के कृषकों की स्थिति पर प्रदर्शनी आयोजन किया गया था। और 4 नंबर स्टेटमेंट है कि इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 में अजमेर में आयोजित किया गया था। तो हमें गलत बताना था, तो ये वाला है ना कि इसका दूसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ, ये वाला गलत है। ठीक है, बाकी तीसरा हुआ था वो जवाहरलाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, और बाकी सभी सही कदम थे। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से बताइएगा किस रियासत अथवा ठिकाने का एकीकरण या विलय द्वितीय चरण में हुआ था? अगर द्वितीय चरण की बात की जाती तो उसमें कुशलगढ़ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सही नहीं? एक तरफ संघ और प्रधानमंत्री, जैसे पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? वो थे आपके गोकुल भाई असावा। बृहद राजस्थान के माणिकलाल वर्मा नहीं थे, और संयुक्त बृहद राजस्थान के हीरालाल शास्त्री थे, और मत्स्य के शोभाराम कुमार थे। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। नेक्स्ट देखिएगा कि असत्य कदर बताइएगा। जैसे इसमें दीर्घाय राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह थे। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। मैं बता रहा था असत्य, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किन पुरातत्व ने गणेश सभ्यता स्थल पर उत्खनन संबंधी कार्य किया था? तो वो थे रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पुरातत्व अवशेष गणेश्वर स्थल से संबंधित या प्राप्त नहीं हुआ था? अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को, तो भवन निर्माण से प्राप्त ईंटें ये प्राप्त नहीं होती, बाकी सभी होती। जैसे काले नीले रंगे अलंकृत मृदभांड मिले थे, दोहरी पीचदार सिरायुक्त ताम्रपत्र मिली थी, और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले थे। गणेश सभ्यता के बारे में गलत बताइएगा। अगर आप देखें जैसे कि गणेश सभ्यता के निवासियों के तो तांबे के साथ अन्य धातुओं को मिश्रित करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ताम्र युगीन संस्कृति सबसे प्राचीन मानी जाती है, यानी ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन मानी जाती है गणेश्वर।
यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। तो ओवरऑल देखें तो इसमें से एक नंबर है ना, ये गलत है कि गणेश सभ्यता के निवासियों को तांबे के साथ साथ है अन्य धातुओं को मिश्र क्या नहीं हुआ था, ये गलत। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस रचना का संबंध है वो यादवेंद्र शर्मा से नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो आपकी बोल बारमली है, इसका संबंध नहीं है। बाकी छकवी की बात, विडम्बना और हु गुरु किड़ ईवरी, ये सही संबंधित थे। बूढ़ी नरेश बुद्ध सिंह ने नियतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी आपकी ब्रज भाषा में। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, जैसे सेनानी है ये मेघराज मुकुल के द्वारा रचना रची गई थी, ये उनसे संबंधित थी। मारवाड़ राज्य का इतिहास है, ये संबंधित था आपके जहुल का मेयर से, यही गलत है। बाकी ये दुर्गादास चरित है वो केसरी सिंह महाराज से संबंधित है। गजगुण रूपक है ये केशव दास गाडस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो गलत था, बाकी सभी सही थे। गिरी सुमेल और धर्मत के युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इन ऑप्शनों के आधार पर देखें तो वो सूरज प्रकाश में मिलता है। निम्न में से किस रचना की तुलना है अबुल फजल कृत आईने अकबरी से की गई है? तो ये की गई है आपकी मारवाड़ परगनारी के विगत का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिविलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इनमें से किए थे वो थे आपके राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिविलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? वो थे शाहजहां सिंह। इसे छोड़िएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है, यानी आगम मतलब इनपुट नहीं है, तो निश्चित तौर से हमें आउटपुट पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से जो प्लॉट रहे वो आपकी एक आगम युक्ति नहीं है। बाकी टाइजर हो या स्टाइलस हो या जॉयस्टिक हो, ये सभी आपकी आगम युक्ति हो जाएंगी। जो नहीं होगी वो हो जाएगी प्लॉटर। नेक्स्ट देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इसमें से उदाहरण बताना है, वो हो जाएगा पेज मेकर। बाकी पॉटन इंटरप्रेटर एंटीवायरस प्रोग्राम ये सभी नहीं होंगे, ये भाषा से संबंधित है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी, अगर छोटी इकाई पूछी तो वो हो जाएगी आपकी इन ऑप्शनों के आधार पर चले तो बिट। ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो देखो इनमें से हो जाएगा डिजिटल प्रिंटर, ये नहीं होगा। बाकी चेन ड्रम टीजी हो जाएगा। वायरस का विस्तृत रूप है या फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के 28 नियम में घटित राज्य सलाहकार परिषद की पद जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? ये संबंधित हो जाएगी अध्यक्ष सहित 15। राज्य सलाहकार परिषद के पदे सदस्य कौन होते हैं? ये संबंधित होते हैं चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा के प्रभावी हो या RSCIT के निदेशक हो या आपके निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कोई भी हो, ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान निःशुल्क कारोबार यानी जो RT 2011 है ना राजस्थान का, उसके नियम के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षकों को न्यूनतम एहता शीतलन करने का अनुरोध किया है। वो कौन सी नियम में किया? तो वो संबंधित हो जाएगा 17 नियम में। नेक्स्ट देखिए कि जो RT 2011 राजस्थान का है उसके विषय पाठ्यचर्या प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए किस भाग से सम्मिलित है, यानी किससे संबंधित है? भाग 7 से संबंधित है। RT राजस्थान का है ना, RT 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? वो संबंधित होगा छात्र सबसे अभिलेख। अब यहाँ से आगे जो भी होंगे एजुकेशन साइकोलॉजी हो टीचिंग मेथड है उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो देखिए किस प्रकार के। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? अगर आप देखें निष्क्रियता का कोई सिद्धांत नहीं होता, बाकी वास्तविक जीवन के सहसंबंध से हो जाएगा, व्यक्ति विभिन्नता से हो जाएगा, पूर्व अनुभवों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है जो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि थोंडाइक के संबंध में अधिगम का सिद्धांत नहीं है, वो बताइएगा कौन सी विशेषता थोंडाइक से संबंधित नहीं है? जैसे प्रयास और त्रुटि, ये तो है, और अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम, ये भी है। ठीक है, सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है, संज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। रटने की बात करता है कौन? थोंडाइक। तो इसमें से ये भी हो जाएगा अधिगम सूझ युक्त न होकर कैसा होता है? उत्तरोत्तर होता है।
ये भी संबंधित था। ओवरऑल ये तीनों तो कथन संबंधित थे, जो नहीं होगा 4 नंबर। लेकिन में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? अच्छा, अन्य नाम नहीं है तो देखो इनसाइट सिद्धांत है ना, ये इनसाइट थ्योरी बोलते हैं, ये आपकी कोलोनोकोपा मैक्स वर्दी और गेस्टोल्टवादी से संबंधित है, ना कि आपके कह सकते हैं टोलमैन से। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत इसी के सिद्धांत का उपनाम है। प्रत्याशा का भी हो जाएगा, और आपके चिन्ह गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी टोलमैन के सिद्धांत को कहते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि का नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो बता रहा है? जैसे अधिगम एक प्रक्रिया, ये बात तो सही है, अधिगम है, परिपक्वता से संबंधित नहीं होता है। ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम कि जो जो परिपक्वता के कारण अधिगम होता है, नहीं, मेच्योरिटी के कारण होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अधिगम कहते हैं। ये वाले ऐसे स्टेटमेंट देखे होंगे, वो गलत होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो अधिगम है वो मेच्योरिटी से संबंधित जरूर होता है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं होता है, तो इस वजह से यही गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी हमारी क्रियाओं को निर्देशित करते हैं, अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षक से संबंधित होता है। तो ये तो सभी सही थे, गलत हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों का निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के विषय में सही है? अगर आप ओवरऑल देखें, जैसे अवलोकन और मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जाता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है, या अंतर्विषम विधि द्वारा मापन किया जा सकता है। ये कह रहा था अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार, तो इसमें से जो वस्तुनिष्ठ है ना, ये गलत हो जाएगा, तरीके से अवलोकन या मापन किया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शीघ्र की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? सभी ऑप्शनों को देखें, पहले हम लक्ष्य प्राप्ति, फिर उसके बाद है विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे, फिर बाधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी तो फिर क्या होगा? बाधाएं आएंगी तो उनमें सफल प्रयत्न करेंगे, फिर आपको मोटिवेट होगा, यानी मोटिवेटर। तो इस प्रकार ये क्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्यक्ति जब तक नहीं सीख सकता जब तक तत्पर ना हो, ये किसने कहा था? ये थॉर्नडाइक के आपके तत्परता के नियम से संबंधित है। घोड़ी को तालाब तक तो ले जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये तत्परता का ही नियम आता है आपके थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं? अगर आप देखें, प्रभावित करने वाले कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है, तो ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगा अधिगमकर्ता के उपलब्धि और प्रेरणा का स्तर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये डेफिनेशन किसकी है? ये संबंधित हो जाएगी आपकी गेट्स की। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो होगा अधिगम की परिस्थितियां। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना वर्ष 1956 में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में किसकी सहायता से की गई थी? तो ये की गई थी आपकी रूस की सहायता से। केंद्रीय शुष्क बागवानी सस्तर कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी बीकानेर में। और इसे भी छोड़िएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों में ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी कुइया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही देगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है, यानी वो मीठी झील पूछ रहा है। तो इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो आपकी कालाना झील है, ये आपकी जोधपुर में, ये मीठी पानी की झील है। बाकी तालचा पर नावा, ये सभी हो जाएंगे खारे पानी। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, जैसे बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है, तो ये वैसे टॉप में बना हुआ है बीसलपुर बांध, ठीक है। तो ये इसमें बनास नदी से संबंधित जो पानी आता है इसका, मेजा बांध है ये मेज नदी पर है, ठीक है, ये वाला गलत है। बाकी राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर, कागरी पिकअप बांध है ये आपकी माही नदी पर। तो हमें गलत क्यों बताना था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी पीली भूरी मृदा पाई जाती है किन क्षेत्रों में? तो ये आपके नागौर, पाली, अलीगढ़, जयपुर। निम्न में से किस लोक देवता ने युद्ध भूमि में प्राणोत्सर्ग किया है? यानी प्राण प्लस उत्सर्ग, इसमें गुण संधि हुई है, प्राणोत्सर्ग बनाए। तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे पापू जी हो, राठौर हो, या आपके गोगा जी हो, या कल्ला जी हो, ये सभी ने अपने युद्ध भूमि में प्राणों को उत्सर्ग किया है, यहाँ पर प्राणोत्सर्ग दे रखा है, तो यही किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोगा जी पड़काबाजी किस बारे में के साथ किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके गोगा जी की पड़का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डमरू व मादल से। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा का गठन किस सन में किया था? यानी पर्टिकुलर डेट बतानी है सन के आधार पर। ये किया था 1910 में। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से रचना संबंध अलीलाल लाल सेठी से संबंधित नहीं है, वो बताइएगा। जैसे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र यही नहीं संबंधित है, बाकी सूत्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महिला कुमार, ये सभी संबंधित है। इनमें से कौन सा
नीता जैसलमेर प्रजा परिषद से संबंधित नहीं रहा था। देखो सागर गोपात्र थे, शिव शंकर भी थे, और इसमें से संबंधित नहीं होगी चांदबल बर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर प्रजामंडल में आधार मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये थे आपके बाबा हरिश्चंद्र। रियासतों के विभाग के मापदंड के अनुसार राजस्थान की कौन सी रियासत अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो उनमें बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे कि आपकी कह सकते हैं जोधपुर थी, बीकानेर थी, उदयपुर थी, ठीक है, और जैसलमेर थी कि नहीं थी? अगर देखें तो ऑप्शन के आधार पर भी जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ को राजस्थान किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो उस समिति का नाम बताना है, तो वो थी डॉक्टर शंकरराव समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ से आगे मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो देखो मैथ के 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, उसकी वर्तमान जनसंख्या ये है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, 5% से बढ़ती है। ठीक है, देखो अब ये मैं SI के थ्रू कर दूंगा इसे। आप चाहो तो और तरीका आता है, उससे कर ले, जैसे एक्स मान लें आज की डेट की, यानी वर्तमान में यानी पहले 3 वर्ष पहले एक्स के थ्रू कर ले, एक्स इंटू जैसे 5% बढ़ती है तो 105/100, 105/100, 105 बटे बराबर कर देंगे 9261। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे करूँगा 5/100 यानी परसेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगी 1/20। ठीक है, अब ये कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, जैसे वर्तमान में 20 थी और एक वृद्धि होके ये 21 हो गई, यानी पहले 20 थी अब 21 हो गई वर्तमान में। ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी प्रकार ये 3 बार करनी होगी, तो जैसे 20 फिर ये हो जाएगी 21, फिर 20, ये 21, मतलब ये मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालते ना उसी प्रकार से निकाल रहा हूँ। तो ये अगर इन्हें 20-20 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा। ठीक है, 8 के लिख दिया है, मतलब 8000 है। अगर इससे करेंगे तो इसका मतलब होगा 21 गुणा 21 गुणा 21 3 बार, तो ये हो जाएगा 9261। तो 9261। अब एक्चुअल हो क्या रहा है, हमें कह रहा है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? वो 8000 थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 6 नंबर है कि एक व्यक्ति किन्हीं 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक को तो 20% लाभ था, दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है आप उसको? अगर हम देखें, अगर आप जैसे 960 रुपये में खरीदा है, अगर इसे 20% लाभ पर बेचते हैं तो करीबन है आप इसे निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1152 रुपये। ठीक है, और दूसरे में ये कह रहा है कि 20% हानि पर, तो हानि करेंगे यानी हानि पर बेचेंगे 20% की में, तब ये बेचेगा 768 रुपये में। ठीक है, अगर ये दोनों विक्रय मूल्य इन्हें जोड़ेंगे तो करीबन ये बनेगा 1920 रुपये। और क्रय मूल्य कितना था कि 2 वस्तुएं थी 960 रुपये की, इन्हें जोड़ेंगे तो भी ये 920 आएगा, यानी क्रय मूल्य भी आपका 920 है, विक्रय मूल्य भी 920 है। तो हम ये कहेंगे ना लाभ ना हानि, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापार या व्यापारी को हुआ लाभ या हानि ज्ञात करो। तो 32 वस्तुओं का CP, यानी हम ये कहेंगे 32 बराबर CP, या CP का मतलब क्रय मूल्य, और ये कह रहा है कि 40 कह सकते हैं वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी SP के। तो एक्चुअल में होता क्या, जब ये बराबर होती है ना तो इसका मतलब होता है CP तो हो गया 40, SP हो गया आपका 32, तो यानी आपने 40 की खरीदी 32 में बेची तो 8 रुपये की हानि हुई। क्रय मूल्य पर होती है तो 8/40 गुणा करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 48 और 5 का भाग 20 में देंगे तो 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने में 15% की हानि होती है, तो बताइए 15% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए उसे? तो 15% लाभ के लिए तो एक्चुअली में क्या है, पहले तो आपको ये हानि दे रखी है, इसे क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य को 15% लाभ पर बेचेगा, जो राशि आएगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2550 है तो हमें अब CP ज्ञात करना है, तो CP ज्ञात करने के लिए आप 100 बटे और कितने की हानि हो रही है 15 की, तो यानी 85 नीचे रखना होगा, इसे क्रय मूल्य निकल आएगा। अब क्रय मूल्य निकल आ गया, यानी ये इसे काटा पीटी करेंगे तो क्रय मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है 15% लाभ पर, तो इसे कर देंगे 115/100,
यही होगा तरीका करने का, या आपका अन्य आता है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे काटा भी निकाल लेना। इसका देखो 100 से 100 कट जाएगा, और देखो अब ये है कि इसे 5 से काट लीजिएगा या 17 से काट लीजिएगा, दोनों को आप जैसे 5 से कर 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 5 1 0 यानी 510 बार कटेगा। 17 दूनी 34, 17 ती 51 यानी 30 बार कट जाएगा। 30 गुणा 115 से करेंगे तो 0 ती 5 15 1 और 3 1 4 यानी 3450 रुपये आ गया। कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन्हें छोड़ देते हैं। इसे देखिएगा, यहाँ से साइंस के जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना वो है जैसे कि निम्न में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है। यानी गति के 3 समीकरण होती है, आप भी जानते होंगे, तो इनमें से नहीं है। जैसे अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग और त्वरण इंटू समय, ये आपका गति का समीकरण माना जाता है। ये फर्स्ट कह सकते हैं इसे, ये फर्स्ट लॉ होता है गति का। सेकंड होता है एस बराबर यू टी प्लस वन बाई ए टी स्क्वायर होता है, ये दूरी निकालने का होता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड होता है कि अंतिम वेग का स्क्वायर और प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो ये भी सही है, ये थर्ड लॉ हो जाता है। लेकिन इसमें से हमें पूछा संबंधित नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन है, संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है सबसे प्रबल बल कौन सा होता है। जब भी आप पढ़ते हैं ना, जब हम चुंबकीय बल पढ़ते हैं, गुरुत्वीय बल या नाभिकीय बल, इनमें से अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो गुरुत्वीय बल ही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों पैरों को पीछे की ओर धकेलता न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है। तो ये जो है आपके कह सकते हैं तृतीय नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? F बराबर m a होता है, m a, यानी m तो द्रव्यमान और a त्वरण। तो m का अगर मात्रक की बात की जाती है तो किलोग्राम में, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें से देखना होगा, जैसे ये कह रहा है किलोमीटर, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सेकंड स्क्वायर आती है, तो इन दोनों से संबंधित होगा आंसर, ठीक है, इन दोनों से। अब इनमें से कौन सा होगा? अब देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ये डायरेक्टली दे रखा है। अगर आप इसे मानेंगे ना तो इसमें माइनस लगानी होगी 2, तब ये सही होता, तो इस वजह से ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। किसी भी वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर करेगा, यानी जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, राजस्थान, यानी आप ऐसे कहिए डायरेक्टली, RTE 2011 राजस्थान का है ना, उसके नियम 24 के तहत अध्यापक की शिकायत निवारण हेतु एक के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय या जिला स्तरीय समिति की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शनों को देखें, 3 मार्क। RT 2011 राजस्थान का नियम नंबर 20 है के तहत एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति संख्या किसके द्वारा अधिसूचित की जाएगी। तो वो की जाएगी आपके जो भी राज्य सरकार या बोल सकते हैं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख कार्य होता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रभावपूर्ण ढंग से गणित पढ़ाने के लिए कम खर्च या स्वयं द्वारा आसपास के वातावरण से बनाए गए उपकरणों को कहेंगे। हम उसे कहेंगे, देखो स्वयं के द्वारा जो भी चीज बनाई जाती है ना, उसे हम बोलते हैं आसुरचित शिक्षण सामग्री या शिक्षक सामग्री बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, गणित शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रमुख कारण नहीं, अच्छा नहीं है, ये पूछा है। अगर आप सभी देखेंगे ऑप्शनों को, जैसे कक्षा का भौतिक वातावरण, शिक्षण प्रक्रिया, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग न होना, उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का अभाव। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, जैसे कक्षा का भौतिक वातावरण, ये देखें तो ऐसे लग रहा है ये सभी कारण हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा का भौतिक वातावरण शिक्षण प्रक्रिया बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो निम्न में से कौन सी समस्या कक्षा के भौतिक वातावरण से संबंधित नहीं है। कुछ देखिएगा, इसी को आपको आधार बनाकर फिर से पूछ लिया ये। अगर इसमें से हमें संबंधित भौतिक वातावरण नहीं है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की अनियमित उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बच्चों में गणित के डर के प्रति डर या भय का कारण क्या होता है। तो हम ये कहेंगे गणित की संजीव प्रकृति हो या प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व हो या भारतीय शिक्षा में संरचनात्मक समस्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी से संबंधित समस्या क्या होगी। जैसे पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विद्या अपनाना,
सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव होना, औपचारिक गणित को बच्चों के अनुभवात्मक अधिगम से नहीं जोड़ पाना, ये सभी रीजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्यदृश्य सामग्री पर आधारित एडगर डेल द्वारा प्रतिपादित अनुभव शंकु के अनुसार निम्न में सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम सहायक सामग्री कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। इनमें से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, दूरदर्शन होगा, वीडियो टैप भी हो जाएगा, लेकिन टैप रिकॉर्डर नहीं होगा क्योंकि ये श्रव्य सामग्री में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाई का प्रमुख कारण क्या होता है? अगर ओवरऑल तो सभी ऑप्शनों को देखें तो ये होगा परिवर्तित होती रहना। और ये पूछा, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री का प्रदान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के बारे में प्रचलित आम धारणा बताई गई है कि किस प्रकार की धारणा बताई गई है? अगर आप ऑप्शनों को देखें, जैसे ये एक अनुपयोगी विषय है, केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों विषय के प्रति अरुचि है, ये सभी कारण हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन पाठ्य क्रम संबंधी समस्या के संबंध में सही नहीं है, यानी सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम संबंधी समस्या के संबंध में सही नहीं है। अगर ओवरऑल अगर सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम ये कहें क्रियाशीलता के सिद्धांत की अनुपालना, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये शायद अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया शब्द से निर्मित है? जैसे इस पर दे रखे हैं वो वही चूज कर रहे हैं जो क्रिया से बने हैं। जैसे भूलना वो हंसी, ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी भूलना से भूल बना है और हंसना से हंसी बना है, तो हम ये कहें क्रिया से संबंधित आपके ये संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। जैसे कल कोई आया था, तो ये अनिश्चयवाचक है। यह घर बहुत सुंदर है, तो यह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है, ठीक है। बाकी है वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सार्वनामिक हो जाएगा। यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, तो हम ये कहेंगे ये कहीं ना कहीं पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सर्वनाम देखो, इसमें तो होगा नहीं ना, इसमें होगा ना, इसमें होगा, क्योंकि अपना है एक सर्वनाम होता है, तो अपनापन बनाए तो तब बना होगा अपना से अपनापन भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य कौन सा है? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो वह कुछ खा रहा था, यहाँ पर कुछ है, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बाकी ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका। नेक्स्ट देखिए, हर्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना के पद प्रस्तावना और तैयारी जैसे संबंधित नहीं है वो बताइएगा, यानी एक इनमें से पॉइंट संबंधित नहीं है उससे, वो बताना है। एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन छोड़ दिए 136 से, तो फिर 137 आएगा ना, तो इन्हें कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे जो बाकी है। ये कह रहा है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी जो व्यक्तिवाचक है ना वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो सेंटेंस बताइएगा इसमें से कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देश के जो नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, तो हम ये कहेंगे ये व्यक्तिवाचक के रूप में आपका ये उपयोग हुआ है, जातिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख, करके सीखने पर आधारित उपागम कौन सा है? अगर करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो वो आपकी किलपैट्रिक आगमन विधि है ना उसके थ्रू। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन उपागम के, हालांकि देखो किलपैट्रिक यहाँ पे आगमन से संबंधित है, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दी थी, तो उस सेंस में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन उपागम के जनक कौन है? सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो BS ब्लूम हो जाएंगे। एक विधान लक्ष्य भाषा को सटीक यानी सटीक कला तथा प्रवाह के साथ बोलने में सक्षम है, अपनी कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा में बातचीत करने को प्रोत्साहित करती है, तो इस प्रकार के यानी किस प्रकार का उपागम का पक्षधर होगा ये? ओवरऑल देखें तो ये आपके संप्रेषण यानी संप्रेषणात्मक उपागम से संबंधित होगा। अब आइएगा, ये वाला क्वेश्चन था ना, हर्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना की प्रस्तावना या तैयारी से संबंधित नहीं है, कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो ये होगा पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में तुलना करना, ये आपके हर्वर्ड की पंचपदी योजना की प्रस्तावना से संबंधित नहीं होगा। बाकी होगा विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान की जांच करना, नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना, नवीन
प्रयोगों या क्रियाओं द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें से हमें पैसिव वॉइस बनानी, ओपन द डोर इज, तो इसका अगर हम चेंज करें तो वो हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि हु टॉट यू ग्रामर। अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चले तो हम कहीं बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर। नेक्स्ट देखिएगा, चेंज करना है आपको वही है पैसिव वॉइस में, वी कैन स्पीक इंग्लिश। इसका अगर हम चेंज करें पैसिव वॉइस तो कैन का हो जाएगा कुड। तो इसमें एकमात्र ऑप्शन यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सेकंड रुकिए, देखो मुझसे गलती हुई है, ये यहाँ पे नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, ये होगा ओके, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई अस, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब, ये देखिएगा 145 के समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो ये वो चेंज वॉइस में चेंज करना है, तो समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो ये हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से जो राइट है वो चेंज करना है, वो राइट है वो चूज करना है। ये कह रहा है वी वर टोल्ड ए स्ट्रेंज स्टोरी बाई हिम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है द ऑडियो लिंगुअल मेथड स्टेसेज, तो ये संबंधित हो गई आपके LSRW से, यानी जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ना, इसमें LSRW के थ्रू आप जो भी स्किल होते हैं उन्हें सीखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रक्चर अप्रोच वाज डेवलप बाई, यानी जो स्ट्रक्चर मेथड है या स्ट्रक्चर अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है, ये ओवरऑल संबंधित है उससे, वो बताइएगा। ये हो जाएगा आपका फ्री से। द डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइजेस, तो डायरेक्ट मेथड में अगर देखा जाए स्किल की बात की जाती है तो उसमें 2 ही स्किल चलते हैं, एक तो आपका लिसनिंग और आपका स्पीकिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इन द USA GT का मतलब ग्रामर ट्रांसलेट मेथड इज नो एज, इसे किस नाम से जाना जाता है USA में। ओवरऑल देखें तो इसे ये प्रूसन या प्रसन मेथड कहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है आपके जो राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किस रचना में प्रत्यार शासक वत्सराज इस शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इनमें से किसमें मिलता है? ये मिलता है आपके कुवन या माला है ना, कुवन या माला बोलते हैं, इसमें मिलती है 18 देशी यानी भारत की 18 देशी भाषाओं और वत्सराज के शासन की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनमें से सही सुबह लेते रहिए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, जैसे संगीत रत्नाकर है, ये आपके सारंग दर से संबंधित है, तो ये बात तो सही है। संगीत सार है, ये प्रताप सिंह से संबंधित है, लेकिन गीत गोविंद है वो महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है, यही गलत है। बाकी श्रृंगार हार है ये हम्बीर से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक जैसे केसर विलास के लेखक कौन थे? अगर आप देखें तो वो थे शिव चंद्र भरतिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध है चारण साहित्य से नहीं रहा है, यानी जो चारण साहित्य जो रचना कर रही है उनसे संबंधित नहीं है। इसमें से हो जाएगा वीर मायण और वंश भास्कर, ये दोनों हैं आपके चारण साहित्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चारण साहित्य से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन भी जाते हैं। ये कह रहा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन इसमें से सही सुमेलित रही है? जैसे शीतला माता का मंदिर है या मेला है, ये आपके जयपुर में लगता है, सही है। भोटिया अम्बा का मेला है, ये बांसवाड़ा में लगता है। महावीर जी का मेला करौली में लगता है, लेकिन सेवड़िया पशु मेला ये पाली में नहीं लगता है, तो ये लगता है जालौर में, और कोई रानी खेड़ा स्थान है वहां पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका रानीवाड़ा बोलते हैं शायद, उसमें लगता है सेवड़िया पशु मेला जालौर में, ठीक है, तो पाली में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रासमी चित्तौड़ में मात्र कुटिया का मेला कब भरता है? ये भरता है आपका वैशाख पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर भरता है? सीताबाड़ी का मेला भरता है 12 में। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में भरता है? यानी ये आपके मुस्लिम महीने होते हैं, उनमें आपके रजब का महीना होता है, उसमें भरता है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ त्योहार दे रखे हैं और माह दे रखे हैं, अब बताइएगा।
देखो नाग पंचमी है ना, ये लगे इसका जो महा माना जाता है, यानी उस महीने में त्योहार आता है, ये श्रावण में, ये श्रावण बोल सकते हैं। देव झूलनी एकादशी ये संबंधित हो जाएगी आपके भाद्रपद माह में। दशहरा का मतलब है ये संबंधित हो जाएगा आपके आश्विन से, और बाकी करवा चौथ आती है कार्तिक के महीने में। ये मैं गलत तो नहीं बता दिया? एक सेकंड रुकिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो मिलाए तो सही है, फिर भी आप कमेंट करके बता देना, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, यानी किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें ऐसे बताना है कि जैसे अक्षय नवमी को, अक्षय तृतीया को, या बसंत पंचमी को, या गुरु पूर्णिमा को। ये जो दिया जाता है, ये शायद गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी को। सही है ना? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, होली के अवसर पर ईलोजी की बारात कहाँ से निकाली जाती है, तो ये निकाली जाती है आपके बाड़मेर में, ठीक है, ईलोजी की बारात, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सही सुमेलित नहीं है, जैसे वर्तमान नाम दे रखे हैं ये जिलों के क्या स्थान है, पर्टिकुलर इस जिले तो नहीं कहेंगे, जैसे नाथद्वारा है राजसमंद से है, काहड़ है उधर से उदयपुर से, बूंदी है, जालौर है। नाथद्वारा को सिहाड़ कहते हैं, ये बात सही है। आहड़ को आगाटपुर कहते हैं, ये भी सही है। बूंदी को कल्याणपुरी कहते हैं, ये गलत है। आखिर जालौर को जावालीपुर कहते हैं, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है। बूंदी को है हम कल्याणपुरी नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। शायद बूंदी का पुराना नाम तो बूंदी दा नाल ऐसे कुछ नाम था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन देख लेना। ये 13वीं शताब्दी में कुछ नाम था इसका, नाल ही आता है पीछे इसके बूंदी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके बीकानेर जिले में। अब ध्यान रखना, हमने एक भाषा का और क्वेश्चन किया था कि राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पर है, वो भी बीकानेर थी, और राज्य अभिलेखागार भी कहाँ पर है, ये भी बीकानेर में। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सुमेलित नहीं है, जैसे केवाई माता का मंदिर है वो करौली में है, गलत है। केवाई माता का मंदिर है ये अपने नागौर में आता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी खाटू श्याम जी सीकर से, गोपीनाथ जयपुर से, डिग्गी जी का बेला यानी डिग्गी कल्याण जी बोलते हैं, ये टॉक से संबंधित है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 है गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आवानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, जो सही है वो कोट बताइएगा। जैसे इसका प्राचीन नाम अभयनगरी हुआ करता था। दूसरा है यहाँ पर स्थित हर्षद माता का मंदिर पूर्णतः विष्णु मंदिर था। यह गुर्जर प्रत्यार काल का एक समृद्ध केंद्र माना जाता है। ओवरऑल अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो ये तीनों ही कथन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ध्यान रखना, आवानेरी यानी दौसा में ये इसका पहले यानी प्राचीन नाम हुआ करता था अभयनगरी। यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर भी है जो पूर्णतः विष्णु से समर्पित है, या विष्णु का मंदिर है, और गुर्जर प्रत्यार शैली से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय आहुआ की क्रांति की योजना कहाँ पर बनाई गई थी, और ये सभी मंदिरों के नाम दे रखे हैं। हालांकि इसमें जो बनाया गया था वो कामेश्वर का मंदिर है ना, वहां पे योजना बनाई गई थी 1857 की क्रांति की, ठीक है, तो यही पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से सत्य कथन है वो पहचानिएगा, और जो सही है वो बताइएगा। जैसे झालरा पाटन है वो प्राचीन समय में घंटियों का शहर कहते थे। झालरा पाटन है वो सूर्य मंदिर का शिखर जो उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसके समान है। तो ये दोनों ही कथन सही है, हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 19 नंबर में असत्य कथन बताना था हमें। अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को ध्यान से, जैसे ये कह रहा है कि मानगढ़ है गोविंद गुरु की कर्मस्थली रही है, मानगढ़ गोविंद गुरु की। सेकंड देखते हैं, मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित है, डूंगरपुर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में होगा। बाकी मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था महमूद खिलजी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। कभी माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान की किस नगर से रहा है, यानी किस जिले में आता है। वैसे जालौर से संबंधित रहा थे, और इसमें पर्टिकुलर देखो तहसील भी रखी है। हालांकि सांचौर, भीनवाल, मेड़ता तो चलो नागौर में हो जाएगी, ठीक है, तो इसे काटिएगा, और चंद्रावती को भी, इन दोनों में से ही होगा। तो देखिएगा इनमें से भीनवाल है ना वो संबंधित हो जाएगा किससे, माघ और ब्रह्मगुप्त से संबंध, तो भीनवाल आपकी जालौर में ही आती है, तो जालौर से ही संबंध रहा है। हालांकि इसमें पर्टिकुलर तहसील पूछ ली है, यानी पर्टिकुलर स्थान कह सकते हैं, तहसील भी क्या कहें। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है, मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय सबसे प्रतापी शासक किसे माना है,
पर्टिकुलर ग्राम वंश के दौरान की बात हो रही है। तो इसमें से अगर आंसर देखें तो वो जैत्र सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, जो सबसे प्रताप शासक माने गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिजराबाद का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, यानी ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी है हमें वो धाईबी पीर दरगाह के लेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, महाराणा मोगल द्वारा निर्मित तथा या अथवा कह सकते हैं जीर्णोद्धारकृत मंदिर कौन से हैं, यानी उनका पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें, इनमें कूट भी दे रखे, इन्हीं के आधार पर बता रहे हैं। जैसे एक तो द्वारिका नाथ का मंदिर था और एक समिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शायद ये वाला, दोनों ही की किए गए, बाकी इनके नहीं किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। ये सब युद्ध दे रखे हैं, जैसे सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में हुआ था, ठीक है। भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और 1227 में हुआ था। खातौली का युद्ध है 1518, यही गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। हमें क्या करना, सुमेलित नहीं है, तो इसमें से खातौली का युद्ध है वो गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, ये संबंधित हो जाएंगे आपके श्रृंगार देवी से, यानी इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा कुंभा के बारे में गलत कथन बताइए, यानी असत्य बताइए। अगर आपने ध्यान से सभी को पढ़ा, जैसे कुंभा के काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, तो ये बात तो सही है। बाकी है कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, ये भी ठीक है। कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ये भी ठीक है। कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय को शरण दी थी, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा था, तो ये कर्नल कह सकते हैं आपके जेम्स टॉड ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में महिलाओं ने जो जौहर किसके नेतृत्व में किया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये किया था फुल कवर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो इनका राज्य अभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है। ये जो विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी वो महाराणा राज सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इनमें आपको एक तरफ फसल है और उच्च उपज की किस्म यानी किस्में दे रखी है, आप बताइएगा कौन किससे संबंधित है। जैसे हम देखें सभी ऑप्शनों को ध्यान से, जैसे गेहूं की है तो गेहूं की संबंधित हो जाएगी सोना कल्याण से संबंधित, जौ की संबंधित हो जाएगी RD 2035 से, बाजरे का संबंध हो जाएगा आपके माही कंचन से, मक्का का होगा RH B30 यानी 30 से। तो पहले का हमने मिलाया था दूसरे से, पहले का मिलाया था दूसरे से, दूसरे का मिलाया था तीसरे से। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 में दे रखे हैं। बाकी ये तीसरे का हमने मिलाया था, ये हमने गलत कर दिया। 1 सेकंड रुकिएगा। और एक्चुअली में क्या है कि बाजरा है ना, ये बाजरा संबंधित हो जाएगा आपके RH B30 से, तो मक्का हो जाएगा माई कंचन से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। पहले हमसे मिलान गलत हो गया था ये बाजरे का और मक्के का, तो मक्के का होगा माई कंचन, बाजरे का होगा RH B30। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र और राज्य के बीच में वित्त पोषण कितना है, यानी शेयर कितना है दोनों का। तो अगर आप ऑप्शनों को देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि केंद्र का तो 60% है और राज्य का 40%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि असत कथन बताइएगा। जैसे राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन है कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, और सेकंड है राजस्थान पर्यटन का स्लोगन है पधारो हमारे देश, और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैग लाइन के साथ है प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है, और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी। इनमें से ओवरऑल हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो हो जाएगा बाड़मेर, नागौर और जालौर।
नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों, सॉरी बाणगंगा ये सही है, बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित वह क्या है। यानी आपकी गंभीरी और बाणगंगा जहाँ पे मिलती है बताइएगा वहां पे संगम पर कौन सा इसमें से स्थित है। तो वो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है। जैसे केसर बाग है वन्य जीव है ये धौलपुर में, सिरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 12 में, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके सवाई माधोपुर में, ताल चापर चूरू। इनमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सवाई माधोपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें, जैसे रामगढ़ पिस्तारी है, ठीक है, और आपका रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है और मुकंदरा हिल्स भी है, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से असुमेलित को पहचानिएगा, यानी जो गलत है। जैसे राजस्थान की प्रथम वन नीति थी वो फरवरी 2010 में आई थी, ठीक है। इनके अलावा जैसे वन विभाग की स्थापना है वो 1950 में हुई थी। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई थी। राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत है वो 37.05 है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत था, बाकी सभी सही थे। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे ये मिश्रित पर्णपाती वन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से बताइए कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो चलाई जा रही है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसे RTDC बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है। तो ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपकी इंफ्रारेड, जिन्हें बोल सकते हैं अवरक्त किरण संचरण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि दो एक दम भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाले या जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी गेटवे। नंबर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है एच डबल पी का विस्तार रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, आप भी जानते हो, इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जैसे URL, जैसे HWP और डबल ये डॉट है, फिर उसके बाद है /www, यानी ये डोमेन नाम बताना है इसमें से क्या होगा। अगर आप इन चीज़ों को जानते हो, जैसे कि डोमेन का मतलब होता है पीछे का जो नाम होता है government.in, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विराट सभ्यता के संबंध में असत कथन बताइएगा। जैसे विराट में हुड शासक मेहरकुल ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन व मौर्य काल के अवशेष मिले थे, बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी का पहला उत्खनन 1936-37 में हुआ था और जो दयाराम साहनी ने किया था। तो ये भी सही है, गलत हो जाएगा केवल मात्र ऑप्शन नंबर 1। यानी 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन अवशेषों का संबंध विराट सभ्यता से नहीं रहा है वो बताइएगा। जैसे स्वर्ण मंजूषा, इनमें स्वर्ण मंजूषा है, ठीक है, और इस पर कूट भी दे रखे हैं, ठीक है। स्वर्ण मंजूषा और अकबरकालीन टकसाल भी मिले हैं, चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है, तांबे की हरिण प्रतिमा मिली है। ये इस प्रकार के हम नहीं पढ़ते। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी स्वर्ण मंजूषा मिली थी, अकबरकालीन टकसाल मिले थे, चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली थी। जो नहीं मिला था वो हो जाएगा तांबे की हरिण प्रतिमा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे देखिएगा। राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से लेकर 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालय में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं। वो किसके थ्रू किए जाते हैं। ये सभी किए जाते हैं ना, ये संबंधित होते हैं होनहार राजस्थान के थ्रू। वर्ष 2004 से 5 से राजस्थान में ICT की शुरुआत है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई। तो उस योजना से की गई थी, उसका नाम बताइएगा। तो ये योजना थी वो थी कल्प के थ्रू। ये कह रहा है राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन जैसे इनिशिएटिव यानी REI बोलते हैं, इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ती कदम के अंतर्गत कक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व नहीं है। अच्छा, जो गलत है वो चूज करना है इसमें, यानी आपके राजस्थान में शिक्षा
में बढ़ते कदम के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है, ऐसे आपको बताना है। अगर आप ऑप्शन को देखें तो ये है ना 8 ग्रेड का त्रैमासिक आकलन करना, ये गलत है। बाकी इनमें दक्षता आधारित व गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाता है, नियमित साप्ताहिक आकलन होता है, विद्यार्थी का फीडबैक भी लिया जाता है। तो इस प्रकार है ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। राजस्थान सरकार द्वारा शाला समाज पर बच्चों के ई शिक्षण के लिए ई पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण सामग्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो ई प्रवाह नहीं है, बाकी ई गपशप है, ई बचपन है और ई गार्गी है। नेक्स्ट देखिएगा कि नो बैग डे प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको सन बताना है कौन से, यानी सनवी से सत्र बताना है कब स्टार्ट किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2022-23 में राजस्थान में नो बैग डे प्रारंभ 22-23 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है पी रामबल फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? तो ये संबंधित है आपका मिशन बुनियाद, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके थ्रू किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी RSCERT उदयपुर के थ्रू। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार तथा आकाशवाणी के मध्य में चलाए गए शिक्षावाणी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन बताई गई, यानी जो गलत है वो चूज करना है हमें। जैसे ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम 11 मई 2020 से प्रारंभ किया गया। इसके तहत प्रातः 11 बजे सोमवार से शनिवार तक किया जाता है। प्रतिदिन इसका प्रसारण 195 मिनट होता है। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण भी होता है। इनमें से हमें गलत चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये 195 मिनट है ना, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार के शैक्षिक नवाचार जिसे दीक्षा राइज बोलते हैं, और इसमें राइज की फुल फॉर्म बताइए क्या है? तो ये हो जाएगी संबंधित, जैसे कि राजस्थान आई से हो जाएगा इंटरेक्ट, तो होगा नहीं ना, इंटरेक्ट होगा, इंटरफेस होगा, तो इंटरफेस है 4 है, ठीक है। फिर इसके बाद एस से मतलब होगा स्कूल, और ई से संबंध होगा आपका एजुकेटर से, ना कि एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। यानी हम ये कहें राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये राइस की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिएगा स्मॉल कार्यक्रम के संबंध में असत कदर बताई गई, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे ये है कि स्मॉल 3.0 के तहत है कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक सोमवार से बुधवार गृह कार्य प्रदान किए गए थे। स्मॉल 3.0 में मुख्य उद्देश्य बच्चों को साप्ताहिक आकलन करना था, और स्मॉल फर्स्ट में है कार्यक्रम के तहत गृह कार्य प्रदान करना, ये गलत है। बाकी है स्मॉल कार्यक्रम के संचालन की सर्वोच्च संस्था RSCERT जो उदयपुर वाली है वो है, तो इसमें से गलत था 3 नंबर, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं। ये देखिएगा यहाँ से अब ये जो क्वेश्चन आएंगे ना 71 से, ये आपके होंगे आपके साइकोलॉजी से संबंधित, यानी CDP से 10 क्वेश्चन आते हैं ना वो। अब देखते चलिएगा इनमें, जैसे व्यक्ति के भीतर उन मनोदयी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये ऑलपोर्ट से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑलपोर्ट की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, किस पर? शरीर के आधार पर, तो ये किया था आपके संबंधित हो जाएगा सैडलर ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 73 नंबर है। ये कह रहा है कि विषय आत्मबोधन परीक्षण जिसे थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था, यानी जिसे TAT बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये दिया गया था मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। इसे मरे या मॉर्गन या इंग्लिश में देखें तो मॉर्गन एवं मुर्रे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 है व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर है क्योंकि? आपने देखी होगी, एक तो प्रोजेक्टिव होती है और एक नॉन प्रोजेक्टिव होती है। तो प्रोजेक्टिव तकनीक होती है या टेक्निक होती है वो बेहतर क्यों अन्य परीक्षणों से, ये हमें इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। हम ये कहेंगे कि परीक्षार्थी को नहीं पता है कि वो अपने विचारों भावनाओं को प्रकट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व संरचना इदम अहम पराहम किसने विकसित किया था? इदम को ईड कहते हैं, अहम को ईगो कहते हैं, पराहम को सुपर ईगो कहते हैं। ये सभी फ्राइड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आपके शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, कोस्टा एवं MC क्रे ने किया था, या मैक क्रे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा किस परीक्षण के दौरान बच्चे को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है?
और ये किया जाता है CAT, जिसे बालक अंतर्बोध परीक्षण या कहे तो चाइल्ड कंप्रहेंसिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, तो CAT टेस्ट बोलते हैं। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में वर्गीकृत किसने किया था? ये सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण व्यक्तित्व का माना जाता है, वो युंग ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व विषय के बारे में असत्य कथन बताइएगा, यदि जो गलत है वो बता रहा है। अगर आप देखें जैसे व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है लेकिन चेंजेबल होता है परिस्थिति के अनुसार, यही गलत है। बाकी व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व समस्तारिक जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, ये भी सही है। व्यक्तित्व में आंतरिक बाह्य दोनों पक्षों का समान समावेश होता है, ये तीनों तो कथन सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? अब इसमें से व्यवहारात्मक विधि नहीं है, जैसे कि अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टिव रोसा परीक्षण है ना, जैसे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं, वही टेस्ट है, ये प्रोजेक्टिव है। क्योंकि हमने पूछा था व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण और परीक्षण, ये सभी व्यवहारात्मक आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पृथक से व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाकर स्माइल कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। एक्चुअल में क्या है कि ये कोरोना काल हुआ ना, कोरोना काल दौरान उसी तरह टाइम पे ये कार्यक्रम चलाया गया था बच्चों को लेकर, तो ये था मिशन समर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में SIQ के तहत CC संचालन के संबंध में असत्य कथन बताइएगा, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें ये ना इसके अंतर्गत 4 योगात्मक आकलन किए जाते हैं, यही गलत है। बाकी कक्षा 2 के आधार रेखा मूल्यांकन के थ्रू होता है। प्राथमिक स्तर पर कुल 7 अध्यापक यूजर डायरी कह सकते हैं संधारित करते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि हेतु 3 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ये तो सही थे, 1 नंबर गलत था। इनमें से नवाचार और कालक्रमानुसार सही क्रम बताई गई, यानी पहले ये आया फिर उसके बाद ये, ऐसे क्रम बताना है। अगर आप देखें तो पहले तो आया था आपका क्लिक, ठीक है, फिर उसके बाद आया था शिक्षावाणी, फिर उसके बाद आया था शिक्षा दर्शन, फिर लास्ट में आया था स्माइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि किस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य कोरोना के समय बच्चों का झरोखा था? हालांकि इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा के कार्यक्रम ई-कक्षा को कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 15 अक्टूबर 2020 को। भानगढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भानगढ़ शहर की स्थापना है ये आपके भगवान दास के द्वारा की गई थी। भानगढ़ शहर की स्थापना, ठीक है, भगवान दास ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैना का पर्युषण पर्व किस माह में मनाता है? जैनों का पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके भाद्रपद में। ये कह रहा बाबा शक्कर पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपके झुंझुनू में। इनमें से कौन सा मंदिर उदयपुर में स्थित नहीं है? एकलिंग जी का है, जगदीश जी का एक सेकंड रुकिएगा, एकलिंग जी का मंदिर तो है, ये बात तो सही है, जगदीश जी का भी हो जाएगा, और जगत अंबिका का होगा। लेकिन 4 भुजा वाला मंदिर है ना, ये नहीं है आपके उदयपुर में स्थित। नेक्स्ट देखिएगा, सोने जी की नसिया के जिले में, तो ये आपके अजमेर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1875 में। इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल जोधपुर में नहीं है? जसवंतड़ा है और कायलाना झील है, क्योंकि एक कायलाना झील है, एक कोलायत है। कोलायत तो बीकानेर में, कायलाना झील है ये आपकी जोधपुर में, और बालसमंद है और कोलायत, तो ये ऑप्शन देवी रखा है, ये बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, तो ये तीनों है और नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी जो संबंधित नहीं है आपके जोधपुर से। नेक्स्ट देखिएगा कि किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी? तो इनमें नाम आता है आपके सज्जन सिंह का। नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किस महाराणा ने की थी? तो उनमें नाम आता है जगत सिंह सेकंड का, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रचलित विभिन्न कथन संबंधित इतिहासकार के सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है वो बताइए। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध को किसने क्या कहा है, और जो गलत है हमें वही चूज करना है। जैसे खमनौर का युद्ध है वो संबंधित है आपके अमर फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध है वो अमीर खुसरो ने कहा था, ये गलत है। ये गोगुंदा का युद्ध है ना, ये बदायूं ने कहा था, समझ रहे हो ना, ये अमीर खुसरो ने नहीं कहा था, तो यही गलत है। बाकी मेवाड़ की थर्मोपल्ली जेम्स टोड ने कहा था। बादशाह का बाग युद्ध ये आपके अगस्ती लाल श्रीवास्तव ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही थे, गलत हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है करक सागर कहाँ पर है, यानी आपको बताइए करक सागर क्या है, स्थित नहीं, ये क्या संबंधित है ये बताइएगा। तो हम ये जानते हैं कि करक सागर है वो आके निषिद्ध क्षेत्र है। मोट ग्वार मूंग किस प्रकार की फसल है? आप भी जानते होंगे, ये सभी है आपकी
खरीबी की फसल में आएगी तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसे छोड़ दीजिएगा। इसे देखिए कौन सा युग सुमेलित नहीं है। जैसे ब्रज महोत्सव तो भरतपुर सही है। भरतरी का मेला ये 12 में थोड़ी लगता है, भरतरी का मेला तो आपके अलवर में लगता है, तो यही गलत है क्योंकि असुमेलित बताना था। बाकी हाथी महोत्सव जयपुर हो जाएगा, ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत था। किस सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये आपके बेरठ से प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 101 है, ये कह रहा है किस राशि का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 गुणा है, यदि दर व समय संख्यात्मक मान बराबर है तो समय ज्ञात कीजिएगा। देखो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना, इसमें दर और समय समान है, यानी जो दर होती है ना आर, वो आपका समय है ना, ये दोनों बराबर है। ये चीज ध्यान रखो। इसे करते कैसे, देखो हमें ऐसा ही दे रखी है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज दे रखी है कितनी 16, और आपका पी यानी पी का मतलब होता है एक तरह से मूलधन होता है एक तरह से, तो मूलधन दे रखा है आपका 25, ऐसा ही दे रखा है आपका 16। तो हमें क्या याद करना है, समय हम जानते क्या जानते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समय बराबर हो जाएगा SI इंटू 100, प्रॉपर्टी में आ जाएगा जो आपका और चीजें बचती है जैसे कि मूलधन बचा, क्योंकि हम जानते हैं ना SI बराबर PTR/100 होता है, वही है ये फॉर्मूला। इसमें टी हमने बाहर रख लिया, बाकी इधर कर दिया है, ये ध्यान रखना। ये SI है और इंटू 100 है, भट्टी में P, और लास्ट में आएगा आपका जो दर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, हम जानते हैं R बराबर T या T बराबर R, दोनों संख्यात्मक मान बराबर है, तो आप ऐसे ही R है ना, या तो फिर R यहाँ पर रख लीजिएगा जिससे आसानी हो, या फिर आप ऐसा कीजिए यहाँ पर T रखिए तो यहाँ पर भी T, क्योंकि दोनों ही संख्यात्मक मान बराबर है इस वजह से। अब वैल्यू रख दीजिएगा, ऐसा ही हमें दे रखी थी 16, ठीक है, गुणा 100, और आपका जो मूलधन दे रखा था वो 25 दे रखा था क्योंकि क्वेश्चन में देख रखा है आपने, और आपका और क्या दे रखा है, ये टी है, इसे टी को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे ये 4, और 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 चौक 64, यानी जो टी बराबर कितना आया था, टी बराबर आ गया था 64/T। ठीक है, ये आया था। अब इसके नीचे एक रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, और अब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 64 चली जाएगी, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 बार आएगी, तो इस प्रकार समय आएगा 8 बार। अब और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे R रख के भी कर सकते थे, कैसे भी कर लीजिएगा, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए दे रखा है, साधारण ब्याज इतने रुपए दे रखा है, तो वार्षिक दर क्या होगी, यानी वो ये रेट पूछिए। और इसका एक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक फॉर्मूला होता है 200, डायरेक्टली निकल जाएगा इससे। ठीक है, 200R, यार एक तो R नहीं बनी, R/200, ठीक है, और बराबर में होता है आपका CI/SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बटे साधारण ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, अब 309, साधारण ब्याज दे रखी है 300, तो यहाँ पे रखेंगे 309/300, और इधर की साइड जो डाटा दे रखा है वही रखेंगे 200 प्लस R और बटे 200। अब इसे काटा पीटी कर लेना आप खुद से। काटा पीटी मीन्स ये कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से ये कट जाएगी 103 बार। ठीक है, 103 बार कट गई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मालूम है, तो इसका हो जाएगा 206, तो 200 प्लस R बराबर 200, तो इसे 95 करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। आप भी जानते हो R बराबर करेंगे तो 206 में से, ये मैं गलत लिख दिया, 206 होगा, 206 में से अगर 200 घटाएंगे तो 6% आएगा। ये 6% क्या है रेट, हमें यही पूछा था कि वार्षिक दर क्या होगी। आप खुद से कर लेना, ये क्या है कि मेरे पेन टैब नहीं है तो उससे जुगाड़ नहीं बन पा रही लिखने में, तो आप इससे डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मूले, तो इससे ही निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है आपका कह सकते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 40,000 रुपये की राशि 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। अगर 2 वर्ष का होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, 3 वर्ष का अलग। इसके फॉर्मूले को बता देता हूँ, डायरेक्टली आंसर पे चलेंगे। ठीक है, इसका होता है अंतर बराबर, तो मैं अंतर को अ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी अंतर बराबर होता है P कोष्टक में R अपॉन, यानी रेट होती है ना उसे R बोलेंगे यहाँ पे, बटे 100, और इसका वर्ग होता है। ये फॉर्मूला रखेंगे ना तो आपका है 256 आएगा। अब कैसे आएगा, तो P की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 40,000, इसे 40,000 को रख देंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि रेट 8% दे रखी है, इसका वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। नीचे बट्टे में 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 यानी 10,000 से 10,000 यानी 4 जीरो से 4 बचेगा, 4 का गुणा 64 से करेंगे 4 चौक 16, 6 चौक 24 से 25, यानी 256 ही आएगा। 104 नंबर के दिए गए चित्र में यदि PQ बराबर LM और LM बराबर RS है तो
कोड LRS में कितना है, यानी जो R होती है ना मध्यिका, इसका कोड ज्ञात करना है। एक्चुअली में क्या है कि हमें ये ज्ञात करना है, अगर ध्यान से देखें ना ये वाला कोड, क्योंकि R का मतलब पूरा ही कोड हो जाएगा ये। अब एक चीज जानते होंगे, क्या जानते होंगे, देखो ये समानांतर है, ये सभी दिखाई दे रही है ना, ये तीनों रेखाएं समानांतर है। तो समानांतर है तो एक काम कीजिएगा, अब मैं आसानी तरीका बताता हूँ आपको। आपने एकांतर कोण तो पढ़े होंगे कि जो जेड जैसे होते हैं, उल्टी जेड, ये वाले कोण एकांतर देखे होंगे। तो ये कोण है ना उतने का यही होगा पूरा। तो 55 बराबर 30 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 55 में से 30 जाएगा तो डायरेक्ट 25 डिग्री निकल के आ जाएगा। आप ऐसे ही कर लीजिएगा डायरेक्ट, उसे छोड़िएगा ये इसके समानांतर है या नहीं है। एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हमने कर दिया 55 बराबर 30 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस कोण की माप ज्ञात कीजिएगा, या कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरा कोण से 30 डिग्री अधिक है। हम जानते हैं पूरा कोण क्या होते हैं, जिनका मान है 90 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90। अब मैं इसे देखो तरीके से ना बता के डायरेक्टली बता देता हूँ। आप तो ये कीजिएगा, दो आपको ऐसे कोण लेने हैं जिनका योग है वो 90 डिग्री आना चाहिए, और जिसमें से 20 अधिक हो। ऐसा कौन सा इसमें से जुड़ा बन सकता है, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपने, अब ये ध्यान रखना, ये जो मान आ रहे हैं ना ये चारों, ये 20 डिग्री अधिक वाले का है, यही पूछा। उस कोण की माप क्या कीजिए जो अपने पूरा कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। अब ये है दो का योग है 90 आना चाहिए, लेकिन एक कोण है 20 डिग्री अधिक होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा 20। तो देखिएगा हम लेते हैं 55 को, 55 यहाँ पर रखी, ठीक है। ये 20 डिग्री अधिक है तो इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 घटाएंगे तो इसमें से 35 बचेगा। अब इन दोनों का योग है 90 ही हो रहा है क्या, देखना 35 और 55 कितने होते हैं, 90 ही होते हैं। तो इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी और से नहीं बैठेगा, आप करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समतल दर्पण के संबंध में सत्य कूट बताइएगा, यानी जो सही है वो बता रही है। जैसे इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, सही है। इसका प्रतिबिंब होता है आभासी पार्श्व होता है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर उतनी दूरी पर बनता है जितना वस्तु के कह सकते हैं दर्पण वस्तु है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। यानी ये स्टेटमेंट नंबर 4 है ना, ये कह रहा था कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी है। समझ रहे हो ना, जैसे x दूरी पर रखी है तो फिर दर्पण के पीछे x दूरी पर ही बनेगा, यानी उसकी अगर टोटल दूरी पूछे बिंब और प्रतिबिंब की मध्य 2x हो जाती है। तो इस प्रकार है, हम ये कहेंगे ये सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। अब देखो इसमें 6 दे रखी है शुरुआत में, ये तो गलत है। बाकी इसमें देखो मीटर प्रति सेकंड होती है, तो जब हम सेकंड को ऊपर लाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, ये चीज जानते होंगे आप। तो ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई दे रहा, टेढ़ा, सीधा, ऊंचा, ऊपर, नीचे, ये सभी अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वह अविलंब से दूर ही जाएगी, इसका यही मतलब होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। सघन से विरल में जा रही है, यानी कोई पहले चीज सघन में थी, अब वो विरल में जाएगी तो निश्चित तौर से अविलंब से दूर उठेगी और अधिक कोण बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रैक किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा, तो बैंगनी का ही होगा। जब आपने प्रिज्म पढ़े होंगे कक्षा 10th में, जैसे एक प्रिज्म होता था, हालांकि 2 होते थे, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसमें से जैसे प्रकाश से ये आ रहा है जो 7, तो ये एक यू गया, फिर यू गया, फिर यू जाता है, ये 7 रंगों का ये होता है ना, विविध और बोलते हैं। तो इसमें है जो बैंगनी शुरुआत में होता है, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है ना वो ज्यादा होता है। ये तो सब सीधे ही निकल रहे हैं, तो सबसे कम किसका होता है, फिर लाल रंग का होता है। आपने पढ़ा होगा विविध और, उसी के अकॉर्डिंग होता है, यानी ये कोण देखे जाते हैं। तो अपवर्तनांक बैंगनी का सर्वाधिक होता है, सबसे कम होता है लाल का। नेक्स्ट देखिएगा कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन से वन पाए जाते हैं, तो इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। भारल या नीली भेड़ पशु भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी आपके हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से पर्वतों के प्रकार बताइएगा, तो ये सभी हैं, चाहे बलित पर्वत जैसे अरावली हो जाएगी, और ब्रंसोत पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है, अगर आप देखें इन ऑप्शनों के आधार पर चले तो इनमें सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ से आगे है ना, ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, जैसे कि 121 से स्टार्ट हो रहे हैं कि एडगर लेयर के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शीर्ष से आधार का मतलब ये त्रिभुज जैसा होता था, आपने पढ़ा होगा, ये शंकु यानी कौन एक्सपीरियंस, ये आपके दिया गया था एडगर लेयर द्वारा। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होगा, ये बताइएगा। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, जैसे ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि हम अमूर्त से मूर्त की ओर आते हैं, ये बात सही है। यहाँ पे होती है ना चीजें, वो शाब्दिक होती है, यानी अमूर्त वाली होती है। नीचे आते हैं तो मूर्त वाली या प्रत्यक्ष अनुभव वाली होती है, तो ये चीजें तो आप भी जानते होंगे, तो ये तो सही है।
यानी जटिल से सरल की ओर आते हैं, ये भी सही है। और है सूक्ष्म से स्थूल की ओर आते हैं, ये भी सही है। लेकिन आप है विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं, ये कहना गलत है। हम ये कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं, तो ये वाला शिक्षण सूत्र नहीं लगेगा इसमें। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग का क्वेश्चन है ये। क्योंकि देखो नॉर्मली तो यही पूछे जाते हैं कि अमूर्त से मूर्ति की ओर हम जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो शाब्दिक चीजें होती है वो ऊपर होती हैं, और जो प्रत्यक्ष अनुभव वाली होती है या करके सीखने वाली होती है वो जो बॉटम होता है ना, आधार यहाँ पे होती है। तो इन्हें तो आसानी से पहचान जाते हैं, और इनमें जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें भी पहचान जाएंगे आप, इनके मध्य में क्या क्या आते हैं। लेकिन ये शिक्षण सूत्र सबसे टफ पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अतीत में जो भी घटित घटनाओं को कालक्रम में दर्शाने में कौन सा चार्ट सामर्थ्य प्रयोग लिया जाता है? अतीत का मतलब जो पुराने समय की घटनाएं हैं उन्हें दर्शाने के लिए हम कालक्रम को कौन सा चार्ट उपयोग करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें, ये शायद रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे समय चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता एक वृत्त की एक ही खंड में कोण समान है तो विषय को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? एक्चुअली में क्या हमें ये कह रहा है कि कोई भी शिक्षण की सहायता, कौन सी भी शिक्षण सहायता एक वृत्त में एक ही खंड में कोण समान है, ठीक है, तो विषय को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा। देखो फिल्म स्ट्रिप्स से कोई संबंध नहीं है, ये तो प्रक्षेपी सामग्री में आती है। मॉडल ठीक है हो सकता है, चार्ट कोई सेंस नहीं है चार्ट का भी। बाकी मॉडल और आपके रोटेक्टर, अब देखो रोटेक्टर की हिंदी क्या होती है वो मुझे भी नहीं पता है, पर इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और ये नई टाइप का क्वेश्चन बना है, रीट में तो नहीं पूछा है, हो सकता है सेकंड ग्रेड में पूछ लिया हो, या हो सकता है 2024-25 की पात्रता में पूछ लिया हो, तो मुझे मालूम नहीं है। अदरवाइज ये पुराना क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, ठीक है, यानी ये पुराना क्वेश्चन नहीं है। अब ये है कि इसमें देख लेना आप, ठीक है, मुझे खुद नहीं मालूम, इसकी बता दूं मैं आपको जानकारी कि ये रोटेक्टर होता क्या चीज़ है, ठीक है। हो सकता है ये स्केल वगैरह ये होती है ना, आपका बॉक्स होता है जैसे क्या बोलते हैं, जिसमें प्रकार स्केल और अन्य चीज़ें होती हैं, उनमें हो तो वो मुझे पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है? यानी प्रत्यक्ष मतलब जैसे छू ना सके, एक तरह से ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है, यानी हम खुद करके ना सीखें, यानी हम खुद करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो प्रत्यक्ष मान लेंगे उसे, वो जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन के आधार पर चले, जैसे सर्वेक्षण है तो हम सर्वेक्षण करते घर घर जाके जैसे जनगणना का करते हैं तो प्राइमरी टीचर लगाए जाते हैं, तो निश्चित तौर से वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो ये तो सही है। प्रदर्शन की बात करें, कोई चीज़ हम प्रदर्शन करते हैं, निश्चित तौर से हम उसमें रोल में होते हैं, तो निश्चित तौर से वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। मॉडल हम खुद बनाते हैं, और मॉडल में हर चीज़ जो भी चित्रित करते हैं, निश्चित तौर से हम ये कहते हैं कि उसमें हम अपने अनुभव है शेयर करते हैं या हम सीखते हैं। मूक चलचित्र का मतलब होगा, हालांकि देखो ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष में आ जाएगा, क्योंकि मूक चलचित्र कर रहे हैं, यानी आप बोली तो नहीं रहे, प्रत्यक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन आप है ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि देखो मूक चलचित्र का मतलब है जिसमें आप बोल नहीं रहे हैं, बाकी तो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो अनुभव तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है आपके साथ, लेकिन ये है कि बोल ही नहीं रहे हैं, बस यही चीज है, और इसमें प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है। एक बार आप देख लेना, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो ना उसके एग्जाम्पल देख लेना, वहां पे आप समझ जाओगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उपकरण बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? भिन्नों की बात की जाती है, ये शायद रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो भिन्नों की बात होगी ना, तो हम उसके लिए हम एक ये क्वेश्चन शायद 2021 में पूछा था, इसे बोलते हैं क्रिज नहीं है क्षण। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, भिन्नों को समझाने के लिए। नेक्स्ट है कि प्लेनर बोर्ड क्या है? तो ये चित्र प्रदर्शक हेतु होता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है, प्लेनर बोर्ड। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, ये आपके जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक दे रखे हैं आपके लेवल फर्स्ट में, तो उन्हीं से क्वेश्चन है ये। महाद्वीपों के आनुपातिक आकार व आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या होगी? अरे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं है, ये टीचिंग मेथड में पूछ लिया ये क्वेश्चन। मैंने महाद्वीप देखा तो मैंने ये समझ लिया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे घास के स्तर वगैरह, वो तो उस वजह से। फिर भी अगर इसका हम आंसर पे जाए, जैसे आनुपातिक आकार और आकृति को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त अधिकतम सामग्री कौन सी होगी, ऐसा क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब ही सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, बाकी तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन एक सुमेलित है यानी सही है वो बताना है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, जैसे मायादीप है ये प्रक्षेपी दृश्य सामग्री में आता है, ये सही है। एपिडाइस्कोप प्रक्षेपी में नहीं आता है। चार्ट है वो प्रक्षेपी में नहीं आता है। लिगवापन वो अप्रक्षेपी में नहीं आता है, क्योंकि लिगवापन तो श्रव्य, चार्ट है दृश्य, एपिडाइस्कोप में प्रक्षेपी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये तीनों गलत थे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी द्वारा एडगर डेल के अनुभव अंकों को संशोधित कर बताएगा कि सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं उतना यानी उसका कितना प्रतिशत स्मरण कर रख पाते हैं।
अच्छा, तो ये हो जाएगा करीबन 10%, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। स्लाइड के थ्रू हम बिल्कुल कह सकते हैं, कर सकते हैं स्लाइड के थ्रू। एपिडोस्कोप कह रहा है ये, तो एपिडोस्कोप होता भी है क्या, एक सेकंड को, ये प्रकार में आता है, ठीक है। एपिडाइस्कोप होता है, ऐसे ही एपिडोस्कोप होता है, तो ये भी हो जाएगा। मैजिक लैंटर्न हम देख चुके थे, ये देखो ये है ना, मायादीप का मतलब मैजिक लैंटर्न ही होता है, तो ये हमने देखा था। परिचय भी 10 सामग्री राइट आंसर था, तो ये भी संबंधित हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्री नहीं होगा, कौन सी परिचय भी सामग्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षिका है अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सही होगा। अगर आप ध्यान से सभी ऑप्शनों को देखें, हम ये कहेंगे इनमें अधिकतम अपनी इंद्रियों का प्रयोग सीखने में संवर्धित करेंगे बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। केवल अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। केवल अपारदर्शी की बात की जाती है ना, तो जो एपिडाइस्कोप होते हैं ना, इनके प्रकार भी होते हैं। जैसे इसमें दे रखे एपिडाइस्कोप, एपिस्कोप, डाइस्कोप या ओवरहेड प्रोजेक्ट है, ये तो अलग चीज है, लेकिन इन तीनों की बात की जाती है। वो इन तीनों को पढ़ते भी, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं वो एग्जाम में। तो जो एपिस्कोप होता है ना, ये केवल अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के काम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इनमें ये भी पूछा जाता है कि अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तु को प्रक्षेपित करने वाला कौन सा है, या पारदर्शी को प्रक्षेपित करने वाला कौन सा है, ये चीजें आपको अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें और भी दे रखे इंग्लिश के, अभी यहाँ से नहीं आगे होंगे इंग्लिश के, तो देखिएगा ये कह रहा है कि हमें क्या इनडायरेक्ट चेंज करना है, या नरेशन दे रखे हैं। जैसे ही सेड टू मी और वेयर डू यू लिव, और WH वाला उसके आप जानते होंगे, जैसे कि हमने चेंज करें तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये दैट से जोड़ते ही नहीं WH वालों को, तो ये भी नहीं होगा। और इनमें से दोनों में से हो सकता है कोई, कि ही आस्क्ड मी वेयर, और देखो डेड तो आएगा नहीं, आप भी जानते हो, ये नहीं आएगा, ये आएगा आई लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वो ये, इसे आप डायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, चीजें कीजिएगा। इनडायरेक्ट दे रखा है आपको सेंटेंस, जैसे आई एक्सप्लेन विद वंडर दैट इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। इसका आप देख लेना खुद करके, ये हो जाएगा ओ दिस, सॉरी ये नहीं, ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड आई कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एज, तो ही सेड दैट, अब इसका ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा कि ही सेड दैट के ही हैड बीन, अब परफेक्ट है तो ये आपको फर्स्ट परफेक्ट में ले जाना है, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर एज। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो 136 है, ये भी नरेशन से संबंधित है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, कि ये कह रहा है रमा सेड ही वाज वेरी बिजी देन, तो इसका हो जाएगा रमा सेड आई एम वेरी बिजी हाउ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म, जैसे कुड यू पास द शुगर प्लीज सी सेड, तो इसका हो जाएगा ना कि वो रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, सी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। 138 है कि इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, तो ये NSED से संबंधित है। ये कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, ये जो बहुभाषिता होती है उसका एक मतलब इसका सोर्स क्या है वो बताना है, इसका मतलब क्या है। तो इसका सोर्स हो जाएगा कि यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्न एज द स्ट्रेटजी इन स्कूल। 140 है, इसमें पूछा है कि इन ऑर्डर टू हैव ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वन इज नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो ये हो जाएंगे फेडरिनैंड टिसॉर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, अगर आप देखें ग्राम से ग्रामीण बना है और दिन से दैनिक बना है, भारत से भारतीय बना है, तो मनुष्य हो जाएगा, वो विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो हम ये कहें उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए थे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यानी विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, ये संबंधित होगा आपकी क्रिया से। निम्नलिखित में से गलत बताइएगा। वह चतुर निकला, ये सकर्मक है, ये गलत है। चतुर से कोई मतलब, ये तो विशेषता दे रखी है, ये कर्म थोड़ी है, तो ये सकर्मक नहीं होगा, यही गलत है। बाकी सभी सही हो जाएगा। जैसे वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्व कालिक है क्योंकि वह पहले कॉलेज से आया था फिर तब सोया था, तो इस प्रकार ये सही है।
मोर नाचता है, आक्रामक है, कोई कर्म नहीं है इसमें। पुलिस ने चोर को पकड़वाया। तो जब किसी के थ्रू कोई कार्य करवाया जाता है निश्चित तौर से वह प्रेरणात्मक क्रिया होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सभी सही है। कनिका यहाँ चल रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? कनिका चल रही है, ये क्रिया हो जाएगी। यहाँ चल रही है, ये विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ का मतलब क्या है? यानी स्थानवाचक, कालवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक, ये संबंधित हो जाएगा आपके स्थानवाचक से। नेक्स्ट देखिएगा, सीता वाद्य यंत्र किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? सर सीता वाद्य यंत्र श्रव्य में आएगी। देखिएगा 148 से श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं, तो वो करेंगे शुद्ध उच्चारण में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है? ओवरऑल देखें शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है, जैसे शिक्षक का स्थान ले लेना, तो ऑप्शन नंबर पर एक ही सही हो जाएगा। बाकी विषय वस्तु की स्पष्टता करते हैं, पिछड़े बालकों की सहायता भी होती है, बहुत इंद्रिय अनुभव भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है, प्रेरणा का हो जाएगा और आपके चयन का हो जाएगा। इनके अलावा और क्या है? और अनुक्रिया यानी जो भी रेस्पॉन्स करेंगे उसका भी हो जाएगा, लेकिन व्यापकता का कोई सिद्धांत नहीं होगा किसमें? शिक्षण सहायक सामग्री के सिद्धांत में। तो ये तीनों संबंधित है। ये सारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।